भारतीय सरकार के इंजन रूम में आपका स्वागत है। मतलब प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। आज हम संविधान के उन पन्नों को पलटेंगे जो इस शक्तिशाली मशीनरी की रूपरेखा तैयार करते हैं, खासकर अनुच्छेद 74 से 78। और हमारा मिशन बहुत सीधा है। हमें ये समझना है कि सत्ता का असली केंद्र कहाँ है, देश का मुखिया असल में कौन है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। हाँ, और क्यों कुछ सरकारें सालों तक चलती हैं जबकि कुछ महीनों में ही गिर जाती हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये वो नियम हैं जो तय करते हैं कि देश कौन और कैसे चलाएगा। इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से होती है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। डी ज्यूरे यानी कानूनी प्रमुख और डी फैक्टो यानी वास्तविक प्रमुख, इन दोनों के बीच क्या अंतर है और हमारे संविधान में ये दोनों भूमिकाएं कौन निभाता है। चलिए इसी को समझते हैं। स्कूल से हम सब ने यही पढ़ा है कि राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन देश तो प्रधानमंत्री चलाते हैं। तो फिर इस रिश्ते की असलियत क्या है? संविधान क्या कहता है इस बारे में? संविधान का अनुच्छेद 74(1) ये इस रिश्ते की नींव रखता है। ये कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, राष्ट्रपति इसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। अच्छा, तो सीधे शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति डी ज्यूरे या नाम मात्र के मुखिया हैं, जबकि प्रधानमंत्री जो उस मंत्रिपरिषद के प्रमुख हैं वो डी फैक्टो यानी वास्तविक कार्यकारी प्रमुख हैं। एक मिनट, यहाँ सहायता और सलाह शब्द मुझे थोड़ा खटक रहा है। ये तो सुनने में बड़ा वैकल्पिक लगता है, जैसे कोई दोस्त सलाह दे रहा हो, मानो या ना मानो। क्या राष्ट्रपति कह सकते हैं कि शुक्रिया आपकी सलाह के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा? ये स्थिति थोड़ी अस्पष्ट थी, लेकिन फिर आया 1976 का साल और 42वां संविधान संशोधन। बिल्कुल, ये तो इमरजेंसी के दौर वाला संशोधन है ना? हाँ, और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। उस संशोधन ने ये साफ कर दिया कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए पूरी तरह से बाध्यकारी होगी। मतलब जो भी सलाह मंत्रिपरिषद देगी, राष्ट्रपति को उसे मानना ही होगा। कोई सवाल नहीं, कोई पुनर्विचार नहीं। अरे बाप रे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि राष्ट्रपति का पद कानूनी तौर पर सिर्फ एक रबर स्टैंप बना दिया गया था। क्या उस समय इस पर कोई विवाद नहीं हुआ? ये तो राष्ट्रपति पद की गरिमा पर एक तरह का हमला था। जबरदस्त विवाद हुआ। कई लोगों ने इसे सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण माना। इसीलिए जब इमरजेंसी के बाद 1978 में जनता पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने 44वें संशोधन के जरिए इस गलती को सुधारने की कोशिश की। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, ये लोकतंत्र की बहाली का एक प्रतीक था। तो क्या उन्होंने 42वें संशोधन को पूरी तरह से पलट दिया? पूरी तरह से नहीं, उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। 44वें संशोधन ने राष्ट्रपति को एक छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण शक्ति वापस दी। अच्छा, अब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। अच्छा, सिर्फ एक बार? हाँ, सिर्फ एक बार। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद वही सलाह दोबारा भेजती है, तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा है कि राष्ट्रपति एक सम्मानित अभिभावक की तरह है, जो अंतिम सहमति देने से पहले एक बार पूछ सकते हैं, बच्चों क्या तुम लोग इस बारे में पूरी तरह से श्योर हो? एक बार फिर सोच लो। बिल्कुल, एक तरह का सेफ्टी वॉल्व। हाँ, इससे फैसले पर एक बार और सोचने का मौका मिल जाता है। आपने बिल्कुल सही समझा, ये एक सेफ्टी वॉल्व ही है। और इसी 44वें संशोधन ने एक और दिलचस्प काम किया। कैबिनेट शब्द, जिसे हम आज इतनी आसानी से इस्तेमाल करते हैं, उसे औपचारिक रूप से संविधान में इसी संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। सच में? इससे पहले ये शब्द संविधान में था ही नहीं? नहीं, इससे पहले ये सिर्फ एक परंपरा थी। अनुच्छेद 352 में ये जोड़ा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही की जा सकती है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब ये सुनिश्चित किया गया कि देश में इमरजेंसी लगाने जैसा बड़ा फैसला सिर्फ प्रधानमंत्री अकेले अपनी मर्जी से न ले सकें। बिल्कुल, पूरी कैबिनेट की लिखित सहमति जरूरी हो गई। ये 1975 की इमरजेंसी से सीखा गया एक कड़वा सबक था, जिसे संविधान में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया। ठीक है, तो हमने ये तय कर लिया कि असली ड्राइवर पीएम और उनकी टीम है। पर सवाल ये है कि इस गाड़ी में पेट्रोल कब तक रहता है? मतलब वो कौन सी शक्ति है जो सरकार को सत्ता में बनाए रखती है या एक झटके में गिरा देती है? अब हम आ रहे हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, और इसका जवाब अनुच्छेद 75 में छिपा है, खासकर अनुच्छेद 75(3) में।
ये छोटा सा वाक्य भारतीय संसदीय लोकतंत्र की धड़कन है। ये कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सामूहिक जिम्मेदारी, ये सुनने में भारी भरकम लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा है। सरकार तभी तक सत्ता में है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन हासिल है। ठीक है। जिस दिन बहुमत गया, सरकार गई। मतलब सब एक साथ? हाँ, सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। ये एक टीम गेम की तरह है। अगर टीम का कप्तान मतलब प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो पूरी टीम को पवेलियन लौटना पड़ता है। वाह, ये तो सरकार के ऑन ऑफ स्विच की तरह है। और इस स्विच का सबसे बड़ा डेमो तो हमने 90s के दशक में देखा था। वो दौर तो जैसे प्रधानमंत्रियों की म्यूजिकल चेयर्स चल रही थी। बिल्कुल। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, आईके गुजराल, इन सभी की सरकारें अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर पाईं? वो गठबंधन सरकारों का दौर था और वो सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत का एक लाइव टेस्ट केस था। वीपी सिंह की सरकार तब गिरी जब भाजपा ने राम मंदिर मुद्दे पर समर्थन वापस ले लिया। बहुमत खत्म, सरकार खत्म। चंद्रशेखर की सरकार का भी यही हुआ था? हाँ, उनकी सरकार कांग्रेस के बाहरी समर्थन पर चल रही थी। जिस दिन कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया, सरकार गिर गई। देवेगौड़ा और गुजराल की सरकारों के साथ भी ठीक यही हुआ। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकारें पहली तो सिर्फ 13 दिन चली। 13 दिन। फिर 1998 में भी उनकी सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी। वो क्या दौर रहा होगा? बिल्कुल, वो एक वोट दिखाता है कि लोकसभा का विश्वास कितना जरूरी है। इन छोटी छोटी अवधियों के बाद 1999 में जब वाजपेयी जी की सरकार ने 5 साल पूरे किए तो वो राजनीतिक स्थिरता के वापसी का प्रतीक बन गया। तो जब तक लोकसभा में बहुमत का मीटर हरे निशान पर है, सरकार स्थिर है। और जिस दिन वो लाल निशान पर आया, खेल खत्म। इसी संदर्भ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, सामूहिक जिम्मेदारी केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही हासिल की जा सकती है। और नेहरू जी ने प्रधानमंत्री को सरकार की धुरी कहा था। सही कहा, प्रधानमंत्री ही वो धुरी हैं जिसके चारों ओर पूरी सरकार घूमती है। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें या उनका निधन हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद का अपने आप पतन हो जाता है। नई सरकार बनाने की प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ती है। तो प्रधानमंत्री सरकार की धुरी है, लेकिन इस टीम में खिलाड़ी कौन कौन हो सकता है? क्या इसके भी कुछ नियम है? ऐसा तो नहीं कि कोई भी प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से किसी को भी मंत्री बना दे। में स्पष्ट नियम है। अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। फिर से एक भारी भरकम शब्द, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका क्या मतलब है? क्या राष्ट्रपति किसी मंत्री को सुबह उठकर कह सकते हैं कि आज से आप मंत्री नहीं हैं? नहीं, व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का असली मतलब है प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। जब तक प्रधानमंत्री का विश्वास मंत्री पर है और जब तक पूरी सरकार को लोकसभा का विश्वास हासिल है, तब तक मंत्री की कुर्सी सलामत है। अच्छा। जिस दिन प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सलाह दी कि फला मंत्री को हटा दिया जाए, राष्ट्रपति को वो मानना होगा। एक मिनट, लेकिन मुझे एक और दिलचस्प नियम याद आ रहा है कि मंत्री बनने के लिए आपको संसद का सदस्य होना भी जरूरी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये तो लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? ये भारतीय संविधान का एक बहुत ही अनूठा और विवादास्पद पहलू है। अनुच्छेद 75(5) कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वो भी मंत्री बन सकता है। लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए, है ना? हाँ, सिर्फ 6 महीने के लिए। 6 महीने के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। या तो चुनाव जीतकर लोकसभा में आए या फिर राज्यसभा के लिए मनोनीत या निर्वाचित हो। अगर वो ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे मंत्री पद छोड़ना होगा। इसके पीछे क्या सोच थी? क्या ये विशेषज्ञों को सरकार में लाने का एक तरीका है? बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा और हालिया उदाहरण तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। जब उन्हें पहली बार विदेश मंत्री बनाया गया तब वे सांसद नहीं थे। इस नियम ने सरकार को एक अनुभवी राजनीतिक की विशेषज्ञता का सीधे लाभ उठाने का मौका दिया। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जिस पर अक्सर बहस होती है। सही कहा। आलोचक कहते हैं कि ये लोकतंत्र में बैकडोर एंट्री को बढ़ावा देता है। एक व्यक्ति जो शायद सीधा चुनाव नहीं जीत सकता, उसे भी सरकार में एक शक्तिशाली पद मिल जाता है। तो ये एक दोधारी तलवार है। समझ गया। अब आखिरी सवाल पर आते हैं। उन विशाल मंत्रिमंडलों का क्या, जिनके बारे में हम सुनते थे? जंबो कैबिनेट शब्द बहुत लोकप्रिय था। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी, खासकर गठबंधन सरकारों के दौर में। हर सहयोगी दल को खुश करने के लिए उन्हें मंत्री पद देना पड़ता था।
नतीजा ये होता था कि मंत्रियों की संख्या 90 से 100 तक पहुंच जाती थी। तो इस जंबो कैबिनेट के दौर को खत्म कैसे किया गया? 2003 में सरकार ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। 91वां संविधान संशोधन लाया गया। ये नियम कहता था अब चाहे कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो एक गणितीय सीमा तय कर दी गई। बिल्कुल। आज लोकसभा में 543 सदस्य हैं, तो 15% का मतलब हुआ कि मंत्री परिषद में 81 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। इसने वो जो राजनीतिक खरीद फरोख्त होती थी उस पर एक बड़ी लगाम लगाई। तो सार ये है कि हमारा सिस्टम भरोसे पे चलता है, लेकिन इस भरोसे को नियमों की लगाम से कस कर रखा गया है। बिल्कुल सही कहा। ये शक्तियों के बंटवारे और एक दूसरे पर नियंत्रण का एक खूबसूरत डिजाइन है। कागज पर राष्ट्रपति सबसे बड़े हैं, लेकिन असल शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में है। और हमने ये भी देखा कि सामूहिक जिम्मेदारी सिर्फ एक किताबी जुमला नहीं है, बल्कि ये सरकार के जीवन और मृत्यु का सवाल है। और अंत में सरकार बनाने के खेल को भी नियमों में बांधा गया है। कोई भी विशेषज्ञ 6 महीने के लिए मंत्री बन सकता है, लेकिन अंततः उसे संसद में आना ही होगा और मंत्रियों की फौज खड़ी करने पर 15% की सख्त सीमा है। तो ये नियम व्यवस्था और अनुशासन सुनिश्चित करते हैं। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार। हमने देखा कि समर्थन वापस लेने से सरकारें कैसे गिर सकती हैं। अब इस पर सोचिएगा, गठबंधन सरकार बनाते समय समर्थन का वादा देश की नीतियों और प्राथमिकताओं को किस तरह प्रभावित करता है। इससे पहले कि एक भी फैसला लिया जाए, असली खेल तो शायद सरकार बनने से पहले ही शुरू हो जाता है।